बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के स्पेशल एडिशन यानी कि कश्मीर एडिशन के साथ मैं हूँ नैयर अली। और आज का शो बहुत ख़ास है। उसकी वजह यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का 16वां जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है। और वैसे तो जो है ये एक टेन्योर के अंदर चौथे वज़ीर आज़म हैं, लेकिन क्योंकि टेन्योर छोटा है, चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ सकते हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आउटकम होगा, इस हवाले से कुछ सवालात हम उठाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया 365 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज आपका कोई किसी भी इदारे को दिया जाने वाला पहला इंटरव्यू है, तो हम इस एजाज़ के लिए जो है वो आपके शुक्रगुजार हैं। ये बताइएगा राजा साहब के ओथ लेने से पहले और ओथ लेने के बाद जो सेलिब्रेशन हमने देखी, ये बड़ी मुनफरिद सी एक सेलिब्रेशन थी, तो इस सेलिब्रेशन की क्या वजह नज़र आती है और आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि जिसने मुझे ये मौका फराहम किया। और आपने देखा भी होगा कि आवाम के अंदर जो जोश व खरोश, वलवला, और पूरी रियासत के अंदर भी, और जिस शहर में आप मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद, जगह जगह आपको यहाँ पर लोगों की टोलियाँ खुशियाँ मनाते हुए नज़र आएंगी। और अभी भी मैं आपको इंटरव्यू एक होटल में दे रहा हूँ, अपनी रेजिडेंसी में नहीं दे रहा। इसकी वजह ये है कि ये वो एक कमी थी जो कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 2-2.5 सालों में थी, जिसकी वजह से लोगों का, आवाम का हुकूमतों से एक राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया था। चूँकि एक सियासी निज़ाम या सियासी हुकूमत जब वो एक ऑर्गेनिक तरीके से आती है और एक हाइब्रिड निज़ाम जो शायद बन तो जाता है लेकिन उसको आवाम की पज़राई हासिल नहीं होती। और हमेशा अगर कोई ऐसा निज़ाम जिसके पीछे अवामी क़ुव्वत और ताकत ना हो या उसकी कोई शनाख्त ना हो तो फिर वो चल नहीं पाता। और इसी वजह से रियासत के अंदर ये जो एक स्पेस आया 2-2.5 सालों में, क्या आपने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तहरीकें शुरू हो गई, लोग सड़कों पर निकले, और ये जो वो उनके हकूक़ और मामलात थे, ये कोई नई बातें नहीं थी। ये वही बातें थीं जो रियासत की आवाम और सियासी जमातों को लेगेसी में मिली थी और उनके मसाइल थे। लेकिन कहीं गलती हुई, चूँकि पूरा एक निज़ाम था वो एक तरफ़ा हो गया। एक हुकूमत बनी जिसे MLAs की हुकूमत कहा गया, जिसमें अपोजिशन नहीं थी, तो फिर लोगों ने अपनी आवाज़ खुद उठाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक गैप आ गया। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि जब एक अवामी हुकूमत बनाई गई तो आप देख रहे हैं कि लोगों का एक जज्बा है, एक वलवला है, सबसे बढ़ के तो मैं कहूँगा एक उम्मीद है। देखिए, आज हमने अभी इन्हें कुछ भी नहीं दिया। लोग ये भी जानते हैं कि 9 माह की हुकूमत है, लेकिन क्या वजह है कि अभी ना कुछ देने के बावजूद और 9 माह सिर्फ रहने के बावजूद लोगों के अंदर, आपने अभी इस इंटरव्यू से पहले खुद कहा कि मैंने पहली बार इतना जज्बा देखा है। ये वो उम्मीद है जो लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जाले तो वैसे भी मशहूर है ना कि वो सेलिब्रेट भी प्रॉपरली करते हैं अपनी कोशिशों के अंदर और सारी चीज़ें। लेकिन सर, यहाँ पे माहौल बिल्कुल बदल चुका था। आप आज़ाद पब्लिक गैदरिंग्स जो थी नहीं हो रही थी बिल्कुल। यहाँ पे लोग सवाए उसके कि वो जो अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरे हैं, इसके अलावा किसी भी सियासी जमात के साथ वाबस्ता होने के बावजूद उनके जलसों में, उनकी तकारीब में, इवेंट्स में उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। ये वो होप है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोगों के उनके साथ कायम है। इस होप पे मैं वापस भी आऊँगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए इस वोट टेकिंग के मौके के ऊपर, फरियाल तालपुर साहिबा मौजूद थी, तमाम जो सीनियर क़यादत है, गवर्नर्स यहाँ मौजूद थे, सबकी मौजूदगी में जो एक आपसे उम्मीदें लोगों की दिखाई दे रही हैं, और तमाम जो ख़ास तौर पे पार्टी क़यादत की भी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं कि ना सिर्फ ये कि नौजवान क़यादत, क्योंकि आप ख़ुद नौजवान हैं, आपको जो बहुत कम उम्री में जो है वो वज़ीर आज़म बनने का जो है वो आला तरीन ओहदा जो है उसका एजाज़ हासिल हुआ है। तो वो जो उम्मीद है, आपको लग रहा है कि आप उस उम्मीद के बोझ तले कुछ दबे हैं या लग रहा है कि ज़्यादा एनर्जी आई है? देखिए, अगर तो आप ये सिर्फ चाहें कि मेरे नाम के साथ ये लक़ब लग जाए तो फिर तो ये शायद बोझ नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैंने इस ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाना है तो फिर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और सबसे बढ़कर जो असल बात है
कि 9 महीने बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है जी। और इस हुकूमत के अंदर रहते हुए अगर हम लोगों को मुतमईन करने में कहीं ना कहीं कामयाब ना हो पाए तो कल हमें इसका नुकसान भी हो सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने ये जो एक रिस्क लिया है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कश्मीर का पीपल्स पार्टी के साथ एक गहरा रिश्ता है और ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी इस रिश्ते को, इस तल्लुक़ को कमज़ोर करे। जब भी यहाँ पर कोई बड़ा मसला हुआ, मामलात हुए, तो हमारी पार्टी सबसे आगे रही और आज भी ये ज़िम्मेदारी निभाने संभालने का मकसद भी यही है कि शायद हम इन चैलेंजेस को पूरा कर पाएँ। यकीनन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे जहन में परेशानी नहीं है, लेकिन प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है। और लेकिन यकीन है कि इस बात का यकीन है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी से बेहतर शायद किसी के लिए आवाम के साथ इस कनेक्टिविटी को बहाल करना और इन कोर इश्यूज जो रियासत के आवाम के बुनियादी हैं, इनको आगे लेकर बढ़ना और इनके मसाइल का हल करना। आप बार बार 9 महीने का जिक्र कर रहे हैं, तो ये मुमासिलत है मुमताज़ राठौर साहब मरहूम की जो उनकी जो एक हुकूमत थी, उनकी जो एक लेगेसी थी, वो भी 9 महीने पर मुहित 1990 में जब वो वज़ीर आज़म बने थे। तो आपके पास भी यही 9 महीने हैं, तो इन 9 महीने में आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आपको दरपेश होंगे? देखिए, ये मुमासिलत तो कुदरती है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे जहन में उस मुमासिलत के साथ एक और बात जहन में आती है कि अल्लाह की ज़ात अगर आपको मौका दे और आपके अंदर विल हो करने की जी, तो 9 महीने भी बहुत है। और अगर आप कुछ ना करना चाहें तो फिर कई सालों पे भी लोग हुक्मरान इस चले जाते हैं, लोग याद भी नहीं रखते। मेरे वालिद को गए हुए 34 इस हुकूमत को जिसका 9 महीने का जिक्र किया 34 साल हो चुके हैं जी। और आज भी मैं आपको यकीन जानिए कि 34 साल बाद भी उनके वो काम जो अवामी मफादात के थे, लोग उन्हें भूलने को तैयार नहीं है। एक हिल अलाउंस 200 रुपये का उन्होंने उस वक्त दिया था, उस वक्त 200 रुपये बड़ी बात थी, लेकिन आज 34 साल बाद भी मुझे लोग गले लगा कर मिलते हैं कि यार तुम्हारे वालिद ने ये 200 रुपये का हिल अलाउंस दिया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप 9 महीने में भी कुछ करने की चाहें तो अल्लाह की ज़ात आपको ये मौका देती है। तो देखिए, कोशिश तो पूरी है, वक्त भी थोड़ा है, लेकिन टेन्योर उतना ही है जितना उनको मिला। लेकिन जो एक और मुमासिलत भी है कि उनसे भी सदर ने जो है उस वक्त के हल्फ नहीं लिया था और आपसे भी नहीं लिया, तो ये कोई प्री प्लान मुमासिलत है? इवन के एज भी मेरी और उनकी उस वक्त तकरीबन एक साल ऊपर नीचे थी। अच्छा। और सदर ने हल्फ, वो भी उस वक्त कोई और वजह थी, आज सेहत की खराबी की वजह थी। तो कई दफ़ा कुदरत आपको अपना वो कहते हैं ना रिकॉल करती है उस पूरी आपकी जर्नी को जो शायद माजी में कहीं से टूटी होती है। तो अल्लाह का मैं समझता हूँ ये इम्तिहान भी है अगर इसे समझा जाए। लेकिन कोशिश है जी, इस उम्मीद को, जो एतमाद को जो पार्टी ने मुझ पर कायम किया, इसको पूरा करने की और उतरने की कोशिश। पार्टी ने आप पर एतमाद किया है यकीनी तौर पर और आप आज माशाल्लाह से वज़ीर आज़म का मनसब संभाल चुके हैं। ये जो 9 महीने की हुकूमत है, इसके हवाले से बड़े सवालात भी उठ रहे हैं, क्रिटिक भी हो रहा है कि ये सिर्फ जो है ये शायद अवामी एक्शन कमेटी की कुछ जीत है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक जो कि साबिक वज़ीर आज़म अब हो चुके, उनको हटाने के लिए ये बुग़्ज़ अनवार में जो है ये सब कुछ हुआ। तो इस तरह के जो जुमले हैं ये हम सुनते चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो 9 महीने की हुकूमत है, ये जो तब्दीली है, इसकी ज़रूरत क्या थी? देखिए, किसी भी जमहूरी निज़ाम में शायद अदम एतमाद या वज़ीर-ए-आज़म चेंज करना ये कोई अच्छी इतनी रवायत नहीं होती जी। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये कम से कम कल्चर रहा है कि यहाँ पर बड़ी लोग सियासी सूझबूझ और जहन रखते हैं। यहाँ पहले भी इसी तरह 2006 से 2011 तक तकरीबन 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए, लेकिन इस बार भी चौथा प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन फ़र्क क्या है जी? इस बार ये सियासी निज़ाम की ना सिर्फ जीत है बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए एक मौका है, चाहे वो हुकूमत के अंदर है चाहे वो अपोजिशन के अंदर है, कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आवाम की तर्जमानी करें और आवाम में जाएं और आवाम में रहकर ये कोशिश करें कि ये आवाज़ जो इस वक्त आवाम से आ रही है ये सियासी निज़ाम के ज़रिए आए, क्योंकि ये सियासी निज़ाम की बका की जीत है। मैं समझता हूँ एक अवामी सियासी और जमहूरी हुकूमत जो मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुँह से भी अल्फाज सुने, आपके ज़बान से भी सुने, इससे पहले भी जो तकरीरें हुई वहाँ पर असम्बली में मैंने ये सुना। जो अनवार हुकूमत है, क्या वो जमहूरी नहीं थी, अवामी नहीं थी, मुंतखब नहीं थी? क्या वो कमियां थीं, क्या वो खामियां थी जिसकी वजह से अनवार हुकूमत से लोगों का एतमाद उठ गया? देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो हर जाने वाले की
जी, मुखालफत करूँ, लेकिन एक नजरियाती बात लेकिन वो जो इख्तलाफ राय उस वक्त था वो आज भी कायम। जी, हुकूमत जब ये बनी तो उस वक्त सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी उस हुकूमत की ये थी, क्योंकि वो एक हाइब्रिड किस्म का निज़ाम था। हम कोलिशन में उसका हिस्सा बने और उसका मकसद ये था कि एक अचानक कोर्ट का फैसला आया, प्राइम मिनिस्टर साहब उनके ख़िलाफ़ और नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करना था और एक कोलिशन बनी, लेकिन सारी अपोजिशन उस कोलिशन का हिस्सा बन गई, अपोजिशन ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। सेकेंडली, उस कोलिशन हुकूमत को, जो कि पीपल्स पार्टी और नून और फॉरवर्ड ब्लॉक की हुकूमत थी, अनवार साहब ने उस हुकूमत को कोलिशन के बजाय MLAs की हुकूमत का नाम दे दिया। जी, जब अब इसको MLA का नाम देंगे तो फिर सियासी जमातों की ऑनरशिप उस हुकूमत के ऊपर से हट गई। जो लोग उस हुकूमत का हिस्सा थे, असेंबलियों में थे, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक मामलात और काम काज लोगों के करते रहे, लेकिन अवाम के साथ कनेक्टिविटी और पॉलिसी में बड़ा रोल नहीं था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का 11 का हिस्सा था 53 के अवान में। अब 53 के अवान में जब 11 का हिस्सा होगा तो वो उसमें कोई पॉलिसी मेकिंग में रोल अदा नहीं कर सकेगा। तो अनवार साहब ने गवर्नर्स पर तवज्जो देने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन अवाम से रब्ते के अंदर इतना बड़ा फुकतान आ गया कि लोग ये सोचना शुरू हो गए कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, और फिर फैसलों में ताख़ीज़ की वजह से भी माहौल ख़राब हुआ और लोग सड़कों पर निकल आए। सियासत में बहुत सारी चीज़ें आपको वो भी करनी पड़ती हैं जो अवामी मफादात के लिए हों, लेकिन शायद मुश्किल हों जी। तो शायद कुछ ऐसी बेशुमार चीज़ें थी। सबसे बढ़कर आज आप ये देख लें कि आज तीसरा दिन है जब से ये नामजदगी हुई और आज के दिन तक हम लोगों के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त भी मैं अपनी, हालांकि मैं अभी भी देख रही थी कि आपके इर्द गिर्द इतने बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और ज़्यादातर पार्टी के आम लोग, वो जाले हैं जो आपके लिए नारे लगाते हैं, आपके लिए खून बहाते हैं, आपके लिए जो है वो वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका टेन्योर है, ये जो हुकूमत का, इसके अंदर आपको एक बड़ा टास्क जो दिया गया, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिक्र कर रहे थे कि आपको ये टास्क भी दिया गया है कि आपने तंजीम साजी भी करनी है, कैंपेन भी चलानी है और इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस तमाम टेन्योर को जो है वो करना है। चौधरी यासीन साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके साथ मिलकर, तो ये इसके लिए आपके टारगेट्स क्या हैं और जहन में क्या है कि किस तरह से ये अचीव होंगे? देखिए, लाजमी बात है कि ये जो हमारी हुकूमत है इसमें हमने कुछ डिलीवर भी करना है और कुछ वो चीज़ें जिन पे हमने आगाज़ करना है ताकि लोगों के अंदर ये एतमाद बहाल हो सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में अगर उसे मौका मिला तो वो इसी अंदाज में बेहतर मामलात को हल कर पाएगी। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आपने आज बिलावल साहब की शायद स्पीच में सुना होगा कि जो हमारे वफाक के मुतलका हैं, उसमें भी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम उन मामलात में भी आपकी पूरी मामलत भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो एक वही बात है कि एक 10 ओवर का मैच है जिसमें आपने 200 स्कोर करना है और शायद हर बॉल पे आपने चौका छक्का मारना है। तो ग्राउंड भी, वो भी पिच में भी पानी पड़ा हुआ है, तो टारगेट आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद और क्या कहते हैं, साथ फील्डर्स भी मौजूद हैं जो कैच करने के लिए तैयार हैं। तो यकीन है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब इंसान किसी जज्बे के साथ, और मैं समझता हूँ खालिस्तान इस हुकूमत को बनाने के लिए हमारी पार्टी का एक जज्बा और सोच थी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोगों को हम उम्मीदें बहाल कर पाएंगे लोगों की। क्या वो इस टेन्योर के अंदर तरक्याती काम जो हैं वो हो पाएंगे, क्योंकि उसको वो तो नज़र नहीं आ रहे, तो क्या कोई इस्लाहाती पैकेज लेकर आएंगे, क्या करेंगे? मेरा नज़रिया सोचने का कुछ और है। मैं हमेशा एक चीज़ मैंने देखी है, मैं एक इलेक्टेबल पॉलिटिशियन हूँ जो हल्के की सियासत करता हूँ, असेंबली का इलेक्शन लड़ता हूँ। आपके ऊपर आवाम का एतमाद सबसे पहले ज़रूरी है। आप सब कुछ कर दें, तामीर और तरक्की भी करें, अगर लोग आप पर एतमाद नहीं करते ना, सही, तो लोग तामीर और तरक्की को भी भूल जाते हैं। आवाम का एतमाद आप पर हो तो कई बार लोग ऐसे लोगों के साथ भी चलते हैं जो शायद ख्वातर ख्वाह उस तरह से मामला हल नहीं कर पाए। आवाम के दिलों को जीतने के लिए लोगों को इस चीज़ का समझाना ज़रूरी है कि क्या मेरे इख्तियारात हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, और जो मैं नहीं कर सकता उसकी ऑनरशिप आवाम ले, तो फिर लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपकी विल को देखकर, आपकी सोच को देखकर, आपकी काविश को देखकर हम कोशिश भी करेंगे कि इस्लाहात भी लाएं, कुछ वो काम भी करें जो फौरी तौर पर होने को, और कुछ वो काम भी करें जो कल हम कर पाएंगे, उसका एक मैसेज भी दें। एतमाद को बहाल करना सबसे पहले ज़रूरी है। अदीफ अलियार तालपुर साहिबा
ज़ाहिर है बड़ी भी हैं, पार्टी में भी उनका एक बड़ा रोल है, और उसके अलावा भी जो है वो रहनुमाई भी करती हैं, आपकी भी करती हैं, बाकी सबकी भी करती रही हैं। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जो एक सेलिब्रेशन थी, जो खुशी थी उनकी आवाज़ में, वो हम सब ने महसूस की। स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि एक हैंडसम और नौजवान जो वज़ीर आज़म है वो आपको दिया है पीपल्स पार्टी ने। तो ये बताइए कि ये हैंडसम और नौजवान जो वज़ीर आज़म है, ये यूथ के लिए क्या प्लान लेकर आया? देखिए, क्योंकि रोजगार नहीं है, आपको पता है, तालीम के मसाइल हैं। तो बिलावल साहब का ये एक विजन है कि वो यूथ को सबसे ज़्यादा मोटिवेट भी करना चाहते हैं और आगे भी लाना चाहते हैं, और शायद मेरे इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं ये एक सोच भी उनकी कारफरमा हो सकती है। हम इस रियासत के अंदर लोगों को अब स्किल्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त एक आम आदमी की सारी सोच ये है कि वो शायद किसी सरकारी नौकरी पर या ऐसे मामलात पर जिससे उसको हुकूमत की सपोर्ट हो, ये मुमकिन नहीं है। हमारा एक इदारा टवेटा है जो स्किल बेस्ड है, जो लोगों को, जिस तरह पाकिस्तान में नेफ्डेक है, हम चाहते हैं लोगों को हुनरमंद बनाएं, लोगों के लिए वसाइल पैदा करें, और सबसे बढ़कर हाइड्रल जो हमारा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसमें हम काम करें, और साथ साथ हम टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग दें। देखिए, जब कोई इंडस्ट्री आगे आएगी तो लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। इस वक्त चूँकि रियासत में लोगों के पास कुछ और करने के लिए नहीं है, और हमारी यूथ, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं आपको बताऊं कि कश्मीर की यूथ बड़ी बाशऊर किस्म की है, और हर बंदे के अंदर एक सियासी सूझबूझ है, तालीम है। तो हम कोशिश करेंगे कि तो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज में एक हमारा जो नॉर्थ है वो नहीं, साउथ सेक्टर जो ओवरसीज़ है, लेकिन लोगों के रुझानात को देखते हुए उनको हुनरमंद बनाएंगे, उनके लिए ऐसे शोबाजात को लेकर आएंगे जिसमें उनके लिए नौकरियों और दीगर असबाब पैदा हो सकें। चैलेंज है, लेकिन यूथ का शायद जब वो एक जनरेशन अपनी जनरेशन से कोई मिलती जुलती शख्स से बात सुने तो वो उसकी साइकी या माइंड को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में देख और पढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद एक ये भी उनकी थी चेयरमैन साहब की कि एक अगर थोड़ा सा जवान उम्र का आदमी या शख्स आएगा तो बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर चल सकेगा, उसमें एनर्जी शायद ज़्यादा होगी। सरप्राइज़ था आपके लिए कि तमाम सीनियर्स, आपके भी सीनियर्स हैं, जाहिर है बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं? मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे अभी ऐसी कोई मुझे अंदाज़ा नहीं था। और आप तो खुद जो है वो एक दो सीनियर्स की जो है कैंपेन चला रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुद भी कैंपेन चला रहा था, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं जहन में था कि ये बात हो भी सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी ये फ़ैसला कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि अब ये एक पार्टी का फ़ैसला भी है और एक ज़िम्मेदारी भी है, और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करने की, कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इसमें मेरी ज़ात की तरफ से कम कोताही ना हो, लेकिन ये कलेक्टिव विजडम के साथ आती है, मेरे सीनियर्स की रहनुमाई, मेरे साथ कोलीग्स की रहनुमाई और आवाम के एतमाद से ये बहाल हो सकती है। बिल्कुल, अवाम का एतमाद भी है और ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी से किस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म साहब, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म साहब जो है वो नबर्द आज़मा होंगे। और फैसल साहब, हम जब ब्रेक पर गए थे तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप चैलेंजेस को मीट करेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो अवामी एक्शन कमेटी का भी है, जिसको आपने ख़ुद लीड किया है। तमाम जो उसकी निगोसिएशंस थी और जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड पर रहकर फेस भी की हैं। वजह क्या बनी अवामी एक्शन कमेटी के एकदम से जो है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिवली सामने आने की? पहले तो आप लोग खुद भी उनके साथ थे, फिर अचानक से सारी सियासी जमातें एक साथ हो गई, हट गई, और वो एग्रेसिवली सामने आ गए। देखिए, ये एक बड़ी ऐसा फिनोमेना है जिस पे मैंने आपको शायद एक आगाज़ में बात किया था कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में थी जी, अपोजिशन का स्पेस नहीं था। दूसरा, मसाइल 70 साल के थे, आए 2.5 साल में सामने। उसकी वजह ये था कि उन्हें उस तरह से डील तो किया गया, लेकिन बिला वजह की ताख़ीस और कश्मीर के जो मामलात और मसाइल हैं उसमें कश्मीरियों की हसासियत, क्योंकि कश्मीर का और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ये बड़ा सेंसिटिव है जी। कश्मीरी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते रहे, और उसकी मिसाल ये है कि बेशुमार ऐसी चीज़ें आपने माजी में भी देखी होंगी जो पाकिस्तान के लिए बड़े इश्यूज़ हैं। जैसे आज आप पाकिस्तान में कालाबाग डैम की बात करें तो आज भी शायद आपका कोई सिंधी भाई इस पे स्टैंड कर ले, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा कि नहीं, हम ये बनने नहीं देंगे। इसी तरह आप आज KPK में किसी से बात करें तो शायद वहाँ का तमाम सियासी जमातें एक पेज पे आ जाए कि नहीं, कालाबाग डैम नहीं बनेगा। लेकिन कश्मीरियों ने हमेशा सेक्रीफाइस भी किया, मोहब्बत का इजहार भी किया,
मंगला डैम आपके सामने है, 2 दफ़ा अपरेजिंग हुई और कश्मीरियों की कब्रें भी डूब गई, लेकिन कश्मीरियों ने आज तक उस पर बात नहीं की। तो कश्मीरी कुर्बानियाँ तो देता रहा, लेकिन इन मामलात में वो बड़ा हसास था। लेकिन जब सियासी जमातें, वफाकी जमातें बात करती थीं तो कुछ मामलात हल होते थे, कुछ नहीं होते थे, तो उनका एक एतमाद कायम रहता था। लेकिन अचानक जब एक ऐसा निज़ाम आया जिसमें अपोजिशन भी नहीं थी और जिसमें उन्हें लगा कि अब हमारी कोई बात नहीं हो रही, और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता उस राब्ते के फुकदान की वजह से सड़कों पर निकले, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे वो काले उन्होंने दी तहरीकों का आगाज़ किया और उसे फिर सियासी अंदाज से डील नहीं किया गया। आपके ख्याल में जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके जो मुतालबात थे वो जायज़ थे? उनका सड़कों पे आना जायज़ था? तरीक़ेकार गलत हो सकता है? मैं आपको देखिए ना, आपने बात की सियासी जमातें उनके साथ थी। होता क्या था, सियासी जमात एक फ़र्द की नहीं होती, एक नज़रिया, एक फ़िलासफ़ी, एक कनेक्टिविटी, एक राब्ता, एक बेशुमार चीज़ें जिस पहलू पे लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलते हैं। इस हुकूमत की ऑनरशिप किसी सियासी जमात ने इस वजह से नहीं ली कि जब एक कोलिशन की हुकूमत जो कि सियासी जमातों से बनी हो और वो प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कि ये किसी सियासी पार्टी की कोलिशन नहीं है, ये सिर्फ एमएलएज़ की हुकूमत है। अब जब ये तहरीक शुरू हुई और मसाइल वही थे जो अवामी हकूक़ के थे, लेकिन शायद कुछ हमारे इख्तियारात या हमारी चादर से बाहर थे, तो उन तहरीकों के आगाज़ में सियासी जमातों के वर्कर ने जब ये देखा कि यार हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया कि जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो वो अपनी जमातों के दायरे से निकल के कहीं ना कहीं उस आवाज़ के साथ अपनी बात को बुलाना शुरू ज़्यादातर वही थे जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जो नून लीग के वर्कर्स थे, जो पीटीआई के वर्कर थे, वही लोग थे, वो जुड़ गए। तो जब उन्हें ये महसूस होगा कि नहीं, हमारी आवाज़ आज एक हुकूमत है, एक पार्टी है, उसका वज़ीर-ए-आज़म है, उसके वज़ीर हैं, उसके एमएलएज़ हैं, वो हमारी बात करती है, जो बात उन्हें समझ में नहीं है, जो बात कहीं नहीं पहुंचती, उस पर हम उनसे डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ऑनरशिप लेंगे, तो खुद ब खुद इस चीज़ में बेहतरी आएगी। 38 मुतालबात जो हैं वो मान लिए गए, जिसमें आप विफाक और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान, अगर मैं ये कहूँ कि गारंटर के तौर पर सामने आए तो गलत नहीं होगा। तो अब वो गारंटर जो है वो अब जो है वो कायदे ऐवान है, वज़ीर-ए-आज़म है। तो वज़ीर-ए-आज़म राठौर जो है इन मुतालबात के पर अमल दरामद को यकीनी कैसे बनाएगा? कुछ ऐलानात भी किए हैं आपने अपनी पहली तकरीर में। देखिए, ये तो वो ऐलानात थे जो एक बेसिक आम आदमी के साथ कुछ ज़िंदगी से जुड़े हुए थे जी। लेकिन उन ऐलानात का मकसद भी क्या था कि लोगों को ये समझाना था कि अब आम आदमी की बात होगी। देखिए, मुतालबात बहुत हद तक जायज़ भी हैं, और मैंने पहले कहा कि मुतालबात आज के नहीं हैं, कई पिछले अरसे से चले आ रहे हैं, कुछ ताज़े भी हैं। तो अब चूँकि मैं उनके साथ बातचीत राब्ते में भी रहा हूँ और बेशुमार उनके डॉक्यूमेंट्स पे मेरे सिग्नेचर भी हैं, तो अब मुझ पे भी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि मैं उन मामलात पर जिसके पीछे अवामी कुव्वत भी थी और उसमें हम गारंटर भी हैं, तो उसको अमल दरामद कराने के लिए आज चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से मैं ज़्यादा मजबूत हैसियत से अपना किरदार अदा करूँ। एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के पास कौन कौन सा जो है वो मैंडेट गया है कि ये चीज़ें जो है कमेटी डिसाइड करेगी, बाकी तो तस्लीम हो गई, अब सिर्फ उन पर अमल दरामद होना है। जो चीज़ें तस्लीम हो गई उन पे अमल दरामद कुछ जो ज़्यादा वफाकी हुकूमत ने करना है, कुछ हमारी रियासती हुकूमत ने करना है, और कुछ मामलात जो हैं वो आइनी तरमीम के ज़रिए होने हैं, जिस पे अभी कंसेंसस नहीं बन सका। महाजरीन की नशिस्तों का मामला कंसेंसस नहीं बन सका। उसी कंसेंसस ना बनने की वजह से उसके लिए कमेटी तश्कील दी गई जो तमाम एस्पेक्ट्स पे बात भी करेगी, डेलिब्रेशन भी करेगी, बैठेगी भी, उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम रखा गया है। एक एतमाद का फुकदान था जी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जब आगाज़ में हमारी उनके साथ बातचीत हो रही थी तो मुतालबात 2-3 थे, 2-3 से 8 पे गए, 8 से 38 पे चले गए। 38 से ज़्यादा भी कुछ मुतालबात माने हैं, क्योंकि कई लोग तो तनकीद ये भी कर रहे हैं कि वो 38 नहीं मान रहे थे पहले, फिर 48 बनवा के चले। जी बिल्कुल, चीज़ें तो उससे ज़्यादा भी हुई और शायद आइंदा भी हो जाए, लेकिन उनको एड्रेस तो हम नहीं करना है ना जी। बात तो आवाम के हकूक़ की है। अच्छा, एक आखिरी शिक जो है इस मुआहिदा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो तमाम मामलात जो कि कमेटी में डिस्कस होंगे
वो अब जो है कमेटी के अंदर ही डिस्कस होंगे, उसके लिए सड़कों पे नहीं आया जाएगा, उसके लिए वावेला नहीं किया जाएगा। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी इसको मीट नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, किस तरह से इसको डील कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल उसमें बिल्कुल ही शक है कि इनको सड़कों पर नहीं लाया जाएगा, और मुझे यकीन है कि अवामी एक्शन कमेटी जिस तरह हुकूमत की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या रियासती हुकूमत की तरफ से ये एक अहद आप बार बार देख रही हैं, ये अहद कोई एक वो शख्स कर रहा है जो इस वक्त रियासत के मनसब पर फायज़ है, और ऐसे मनसब पर बैठ के इस तरह के अल्फाज अदा करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं अल्फाज इसी वजह से अदा कर रहा हूँ कि मेरी एक सोच है कि मैं ये करूँगा। तो मेरे ख्याल में एक्शन कमेटी के अंदर भी जो लोग बैठे हैं उन्हें भी इस चीज़ की समझ होगी भी, और है भी शायद, कि वो अब बातचीत और दीगर मामलात को इस कमेटी के अंदर ही बैठ कर तय करेंगे, और सड़कों पे मेरे ख्याल में अभी नहीं आएंगे। मार्च अप्रैल में एक नई तहरीक की बात हो रही है, और अगर ऐसी कोई तहरीक होती है तो क्या सुलह सफाई से बात करेंगे, बातचीत से हल करेंगे, या फिर जो है फोर्स नज़र आएगी हमें कहीं? देखिए, मैं कतई इस हक में नहीं हूँ जी कि अवामी कुव्वत को फोर्स या जोर की बुनियाद पर रोका नहीं जा सकता। दोनों अतराफ में लोग अपने ही होते हैं। हम पूरी कोशिश करते भी रहे और आइंदा भी करेंगे कि जो कि पीपल्स पार्टी की सोच है कि डायलॉग की बुनियाद पर बातचीत के ज़रिए बैठकर चीज़ों को हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब डायलॉग पर यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो मामलात को, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो या चाहे वो पार्लियामान में बैठी हुई दीगर जमातें हों, उनसे हल कर लिया जाए। राजा फैसल राठौर साहब, आपको नून लीग ने बड़ा सपोर्ट किया है, वोट दिया है, बल्कि वो कह रहे थे कि वोट नहीं दिया, शो ऑफ हैंड किया है, तो कहीं आप उनको हैंड तो नहीं करा देंगे, या फिर जो है उनके साथ मिलकर चलेंगे? पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला तय हुआ अभी तक? देखिए, हम तो सच्ची बात है, मैंने असेंबली के फ्लोर पर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, उनकी पार्लिमानी पार्टी का शुक्रिया अदा किया, चूँकि उन्होंने हमें इस अदम एतमाद की तहरीक में वोट दिया है जी। और ये ख्वाहिश हमारी पार्टी की क़यादत की भी थी कि जिस तरह वफाक में हम उनके साथ कोलिशन में हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो हमें वोट दें, और अगर वो हुकूमत के अंदर कोई शराकत का फार्मूला तय भी करते तो शायद इस पर भी बातचीत हो सकती थी। तो यकीनन हमने कभी भी अपोजिशन को ना दीवार से लगाया है, ना लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब चूँकि वो अपोजिशन बेंचों पे जाकर बैठ गए हैं, वहाँ बैठेंगे तो अपोजिशन का बेहतर किरदार उन्हें अदा करना भी चाहिए, और जो हुकूमत के अंदर रहते हुए अपोजिशन का जायज़ मामलात हैं वो हल भी होंगे। एक ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन में नून लीग बैठी होगी, हुकूमत में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी होगी, और दोनों जो हैं वो मिलकर, जाहिर है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आपने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है बहुत अरसे से, तो उसको आप मिलके जो है वो तैनात करेंगे, इलेक्शन फिक्स करेंगे, मैनेज करेंगे, ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर ने, अपोजिशन लीडर ने करनी होती है, नाम भेजने होते हैं, और उसमें यकीनन ताख़ीज़ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है, हुकूमत है, हम कोशिश करेंगे फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए, और हमारा मकसद भी यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। ठीक है। और जहाँ तक बात की ना मैच फिक्स की, कश्मीर में ये हो नहीं सकता। यहाँ का जो एक सियासी निज़ाम और लोगों का अवेयरनेस आपने देखी है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी का असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ है। जी, ऐसे ही है। और इसकी वजह से हमारी जो सियासी दोनों जमातें हैं, एक साल से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती आई हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फील्ड में कंप्रोमाइज़ की कोई सिचुएशन न बनती है, न बन पाएगी। हम एक दूसरे के खिलाफ भरपूर कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को हराकर पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत बनाएंगे। यानी ये अज़्म जो है ये दिखाई दे रहा है। तो कोई बजट वगैरह के हवाले से, क्योंकि जब हमारी बात हुई चौधरी अनवारुल हक साहब से, तो उनका ये कहना था कि मैं तो ख़जाना भरा हुआ छोड़ के जा रहा हूँ, तो अब वो क्या ख़जाना भरा हुआ है, और अगर वो ख़जाना भरा हुआ है तो उसमें से क्या अपोजिशन को हिस्सा देंगे? सर देखिए, कश्मीर का ख़जाना क्या भरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सियासी निज़ाम को चलाया जाता है। आपके सामने सारी सिचुएशन है, लेकिन ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद होगा उसे पूरे इंसाफ के साथ, और तमाम मामलात को, चूँकि हमने इससे पहले अपनी पार्टी का एक मंशूर भी तैयार किया है जिसे अभी हमने सामने नहीं लाया, इस हुकूमत के हवाले से भी, आइंदा इलेक्शन के हवाले से, कि हम वसाइल की तकसीम का तरीक़ेकार थोड़ा सा मुनफरद करेंगे। हम सिर्फ MLAs के ज़रिए वसाइल को तकसीम नहीं करेंगे,
बल्कि हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाने का फ़ैसला किया है, जिसकी बुनियाद पर रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो कि ना सिर्फ MLAs हों, आपका बल्दियाती निज़ाम के लोग, आपकी सिविल सोसाइटी, उनके ज़रिए से जो है फ़ंड्स की तकसीम की जाएगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के वो लोग जिनको आज़ाद अरकान कहा गया और वो उन्होंने वोट भी दिया, अब क्या उनको वजारत शरत कोई देने का इरादा है या वो बेचारे अपने हलकों में क्या मुंह लेकर जाएंगे? देखिए, हमारे साथ जो लोग आए हैं ना, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं जी, और पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को शामिल किया है वो लोग कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने वाले वक्त में टिकट होल्डर्स हैं। वजह ये कि आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी या पॉलिटिक्स है, इसमें पीपल्स पार्टी के अंदर इन लोगों के लिए एक स्पेस मौजूद था। ठीक तो है। उस स्पेस को ये इन्होंने फिलअप किया है और ये इंशाल्लाह आके आइंदा हमारे उम्मीदवारान होंगे तो वजारतें भी मिलेंगी इन्हें। वजारतें जी, मिलेंगी, मिलेंगी। यानी उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये बताइएगा कि वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप हमें ये बताएं कि आप के वालिद की एक लेगेसी है जिसको आज भी लोग डिस्कस करते हैं, फिर पीपल्स पार्टी की अपनी एक लेगेसी है, अपना एक तर्ज अमल है जिसको आज भी लोग डिस्कस करते हैं और उसको समझते हैं कि एक आवाम के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। तो वज़ीर आज़म राठौर साहब जो हैं वो क्या लेगेसी लेकर आए हैं और क्या लेगेसी छोड़ कर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं, ये कोई रवायती बात नहीं है जी। मेरे वालिद अक्सर ये कहा करते थे कि अवाम की खिदमत मेरी सियासत मेरी इबादत है। हमने उन्हें पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करते देखा जी, और उसके बाद ये देखा कि दुनिया से जाने के बावजूद और इक़्तिदार से उतरने के बावजूद लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत कायम व दायम रही। तो उनकी लेगेसी में सबसे बड़ी जो बात मुझे विरसे में मिली वो ये है कि आपने मखलूक़ खुदा की खिदमत करनी है। ये इख्तियारात, ये मामलात जो कुछ भी हैं, ये अवाम और लोगों की फ़लाह के लिए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक अवामी सोच थी। वही सोच किस हद तक मैं उसमें कामयाब होता हूँ ये नहीं अंदाज़ा, लेकिन ख्वाहिश ये है कि उस लेगेसी को अवाम के साथ राब्ते के ज़रिए मैं बहाल रखने की कोशिश करूँ। तो बाकी लोगों का एतमाद आपने देख लिया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किस कदर मौजूद है और यकीनन इस एतमाद को बहाल रखने की कोशिश की जाएगी। आने वाले दिनों में जो आउटगोइंग वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर आपने कहा कि एक रवादारी और एक तरीक़ाकार, एक जो जमहूरी अक़दार हैं उनका ख्याल रखते हुए जो है वो आपकी दोनों की तकारीर में वो झलक रहा था, लेकिन जो करारदाद थी उसमें वो जो इंतशारी तर्ज़ अमल और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये किसका मशवरा था? देखिए, लाज़मी बात है, करारदाद पेश की गई, ये उसमें एक MLA के दस्तखत नहीं थे बल्कि बेशुमार दस्तखत थे। मेरी अपनी सोच हो सकती है, बाकियों की अपनी सोच होगी, तो ये कलेक्टिव विजडम के साथ करारदाद आई थी, तो उस वाले से इसलिए उसमें वो इंतशार का पहलू क्या था जिसकी वजह से ये लिखना पड़ा? देखिए, मैंने कहा ना, किसी चीज़ को किसी अंदाज से भी देखा और समझा जा सकता है। आज शायद अगर इन चीज़ों में ताख़ीज़ न होती तो रियासत आज किसी बेहतर अंदाज या सूरत हाल में होती। ये जो लोग सड़कों में निकल आए, तहरीकें चल गई, ये कहीं ना कहीं हमारी इसमें ये नहीं हम कह सकते कमज़ोरी नहीं थी, और कमज़ोरी अब इसकी ज़िम्मेदारी अब जिस पर भी डालें, मैं भी उसकी ऑनरशिप लेने को तैयार हूँ, लेकिन ये ज़िम्मेदारी उस हुकूमत की थी और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बेसिकली फैसले, जैसे मैंने कहा ना, पॉलिसी मेकिंग 11 लोग नहीं करते थे, तो इख्तियार उनको था। तो एक करारदाद थी जो उस एक पार्टी की तरफ से आई है और इसमें यकीनन एक मेरी सोच शायद इससे मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक कलेक्टिव सोच थी। आखिरी सवाल कि आपने ख़ुद भी कहा कि वो तहरीक जो है वो सड़कों पर आ गई और उन्होंने मुतालबात अपने मनवा लिए, इसको इस तासुर के साथ भी लिया जा रहा है कि अनवारुल हक साहब का जाना जो है वो ठहर गया सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के नतीजे में, और वो इतनी मजबूत थी कि उन्होंने एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसको तक़वियत मिले और हर थोड़े दिनों के बाद जो है वो एक तहरीक शुरू हो और वो कहें हम अपने मुतालबात मनवा लेंगे और इंतशार के ज़रिए, शोर शराबे के ज़रिए, और फिर जो है वो, तो क्या इसको जो है वो इसकी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर आप इसको डील ना कर पाए तो फिर तो ये रवायत बन जाएगी, मगर आप इसको हल ना कर पाए तो फिर लाजमी बात है यही होगा। देखिए, जिस दिन ये तहरीक अपनी तीसरी बार जब सड़कों में निकली थी और उस वक्त कोई हुकूमत की तब्दीली का फ़ैसला नहीं था, अनवार साहब मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उस दिन उन्हें फ़ोन करके कहा था कि अब आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बात सही और गलत की तो बात की बात है, रियासत की एक रिट होती है, जब वो रिट कायम ना रहे तो या तो उसे बाई फोर्स रोका जा सके या फिर डायलॉग के ज़रिए। तो मेरे ख्याल में बाई फोर्स में भी नुकसान हुआ इंसानी, और डायलॉग हमारा उस तरह से हम
बेहतर अंदाज में करने के बावजूद कामयाब नहीं कर पाए, तो फिर एक रिट ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे ख्याल में जैसा आपने पूछा कि ये रवायत यकीनन बन सकती है अगर इसी तरह की सियासत की गई। हमारी आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आपने अभी अपना टेन्योर शुरू किया है, और जब आप आज से कुछ दिन के बाद जब हम दोबारा बैठे हों और हम बात कर रहे हों तो हम उन मसाइल के हल की जो है वो नवीद लोगों को सुना रहे हों। तो हमारी तरफ से 365 न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। जनाब हमारे साथ वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें वक्त दिया और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ इनके लिए हैं। और आने वाले दिनों में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत है वो क्या रुख बदलेगी, क्योंकि एक सियासी हुकूमत मौजूद है तो कुछ सियासी गहमा गहमी भी यकीनी तौर पर नज़र आएगी। प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो का वक्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।